और अब वॉर से जुड़ी एक एक खबर आपके सामने रख देते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच सीज़फायर के बीच होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है और इस समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। और अब से कुछ देर पहले ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलने का ऐलान भी कर दिया है और यह ऐलान तब हुआ जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान की लेबनान की शर्त मानी है। ईरान की शर्त थी कि होर्मुज वो तभी खोलेगा जब लेबनान में सीज़फायर लागू होगा और लेबनान में इजरायल ने हमले रोके। तो इसके कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। 40 दिनों के युद्ध और 9 दिनों के सीज़फायर के बाद यानी कुल 49 दिनों के बाद होर्मुज स्ट्रेट से वो खबर आई जिससे पूरी दुनिया राहत की सांस ले रही है। पहले अमेरिका को युद्ध में सरेंडर करना पड़ा और अब लेबनान को लेकर ईरान की शर्तें माननी पड़ी। जब ट्रंप और नेतन्याहू ने ईरान की शर्तें मानते हुए लेबनान में हमले रोके तो ईरान ने इसके कुछ घंटों बाद ही होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। और ये एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। ईरान ने खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। युद्ध विराम तक खुला रहेगा होर्मुज। मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया है। तो इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला है। युद्ध विराम तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। बता जो रहा है कि मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला गया है। सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं होगी, ये ईरान की तरफ से तय कर दिया गया है, बता दिया गया है। साथ ही साथ वो रूट भी तय किया गया है कि जिस रूट से जाना है, ये भी शर्त जो है रखी गई है। और साथ ही साथ ये रूट इसलिए भी दिया गया है ताकि जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से दिया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका जो है नाकाबंदी को लेकर लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाकाबंदी को लेकर वो साफ तौर से कह रहा है कि नाकाबंदी जो है वो जारी रहेगी और इस पर ईरान को एतराज भी है। लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर है जहां स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर हर तरह से जब वैश्विक स्थिति की अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया इस वक्त परेशान नजर आ रही थी। सबकी निगाह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर थी। 2 हफ्ते का युद्ध विराम हुआ और इस युद्ध विराम के दौरान ये एक अच्छी और सकारात्मक खबर जो निकलकर सामने आई है। युद्ध विराम तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। साथ ही साथ मालवाहक जहाज जो है वो वहां से गुजर सकेंगे, लेकिन सैन्य जहाजों की आवाजाही नहीं होगी। और मालवाहक जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना, साथ ही सैन्य जहाजों को रोकना एक बड़ी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि किसी भी तरह से जो ईरान है अपनी तैयारी दूसरे तरीके से ना करे। और इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला है जो बड़ी राहत बनकर आया है। यानी सीज़फायर के दौरान तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, होर्मुज खोलने के बाद ट्रंप का भी बयान सामने आया। होर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी, पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बनी है। तो ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान ये माना जा रहा है कि होर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी रहेगी, पूर्ण समझौते तक ये नाकाबंदी रहेगी। होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप ने ये बयान दिया है। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप की तरफ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि ज्यादातर जो मांगे थी, ज्यादातर जो पॉइंट्स थे, उन पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में यहाँ पर ट्रंप का ये बयान बड़ा बयान माना जा रहा है। नाकाबंदी जारी रहेगी, यानी कि जो सैन्य नाकाबंदी है उसको लेकर ट्रंप कह रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण समझौते तक ये नाकाबंदी जारी रहेगी। ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बन गई है और बहुत उम्मीद है कि एक अच्छा रास्ता यहाँ पर इस वार्ता के बाद निकलेगा। लेकिन फिलहाल ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान माना जा रहा है। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ज्यादातर पॉइंट्स पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया है और इसमें सीधे तौर पर यह कह दिया है मालवाहक जहाज जाएंगे लेकिन सैन्य जहाज यहां से नहीं गुजरेंगे। यानी सीज़फायर तक ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है वो खुला रहेगा। और ये भी साथ कह दिया है कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते सेकेंड दौर की जो वार्ता होगी वो पॉजिटिव हो सकती है। और मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ चुका है। साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता, और हमारे खास मेहमान ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी बने हुए हैं। डॉक्टर अजिताभ सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं। मनोज कुमार जी भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले नासिर का रुख कर लेते हैं अपडेट्स के लिए। नासिर, तो बहुत बड़ी और राहत की खबर कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जा रहा है। जी तो देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल चुका है। जब तक सीज फायर है तब तक ईरान ने इसको खोल दिया है। ये कहीं ना कहीं खाली ईरान के लिए नहीं, यूएस के, इसराइल के लिए, बल्कि पूरी विश्व के लिए जो है राहत भरी खबर है।
लेकिन सीज फायर तक ही ये खोला गया है। ये बात हमें देखनी चाहिए कि सीज फायर कितने दिन का है। उसके बाद जो है ईरान की क्या तस्वीर। इसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके है, स्पीकर जो है उनके है मोहम्मद बागिर गरीब, उन्हें ये कहा कि सोशल मीडिया पे दावा करना ये सारी की सारी बातें झूठी है। जो कल सात चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस चीज पे ईरान मान गए, लेकिन उसने उस चीज को भी ठुकराया कि ये सब झूठ है, झूठ से वार नहीं जीता जा सकता है और सोशल मीडिया पे पोस्ट करने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला या बंद नहीं हो सकता। जो ग्राउंड रियलिटी है वो फैसला करेगी। यानी कि उसने भी कहा कि जब तक जो सीज फायर बिल्कुल कंप्लीटली नहीं होगा और जो शर्तें नहीं मानी जाएगी, जब तक यूएस ब्लॉकेड खत्म नहीं होगा तब तक कुछ भी हो सकता है कि सीज फायर के बाद कुछ भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है और कंटिन्यूसली ओपन भी वो रह सकता है। ठीक है नासिर, आता हूं आपके पास। ग्रुप कैप्टन आशीष साय हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर आपका और वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इसको अगर हम देखें जो नासिर ने बताया पॉइंट वाइज, उसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सारी परेशानी थी, उसको लेकर एक अच्छी और पॉजिटिव खबर आ गई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो खोल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका अभी भी कह रहा है कि नाकाबंदी जारी रहेगी और इसकी वजह से ईरान, अगर हम गालिबाफ की बात करें या अराक्ची की बात करें, दोनों ने ही इसको लेकर जो है नाराजगी जो है जताई है कि नाकेबंदी की अब क्या जरूरत है। जय हिंद आशीष, आपके दर्शकों को भी। अमेरिका का क्लियर है कि उन्होंने अभी जब तक वॉर कॉल ऑफ नहीं होती है तब तक ईरान के द्वारा पैसे कमाने के रास्तों को बंद कर रखा है। तो ये जो ब्लॉकेड हॉर्मुज का खोला गया है वो ईरान ने खोला है। क्लैरिटी के साथ एक बार आपके दर्शकों के लिए, ये हॉर्मुज की ओपनिंग ईरान ने अनाउंस की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने उसको रिपीट किया कि ईरान हैज अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ हॉर्मुज। उसके बाद उन्होंने अपनी जो क्लोजर करी थी, मतलब अमेरिकन नाकेबंदी जिसकी आप बात कर रहे हैं, नाउ दे आर देयर ओनली फॉर ईरानियन शिप्स। ईरान के शिप्स ईरान की पोर्ट से तेल लेकर या कोई भी कमर्शियल चीजें लेकर नहीं सेल कर पाएंगे। तो ये पार्शियल ओपनिंग मानी जाएगी। ईरान ने जब देखा कि पिछले कुछ दिनों से तेल एकदम नहीं बिक रहा है उनका, तो ये उनके लिए सबसे सीरियस बात थी, जो कि ट्रंप ने भी कल बोला आशीष, कि शायद हॉर्मुज का बंद किया जाना ईरान को ज्यादा डैमेज किया है, इसीलिए वो अब डेस्परेटली बात करना चाह रहे हैं। खैर वो तो एक अलग चीज है, वो कैसे बोलते हैं, लेकिन ये रियलिटी है कि ईरान का सडनली कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्ट इंपैक्ट होगा अगर उनका ऑयल सेल रुकेगा, और इसको अभी अमेरिका ने नहीं खोला है। और ईरान की तरफ से भी जो ये हॉर्मुज को ओपन किया गया फॉर ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज, नॉट मिलिट्री शिप्स, वो सिर्फ 10 दिनों के लिए। और ये 10 दिन कौन से? लेबनान इजराइल सीज फायर के 10 दिन। ये क्या बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था कि सीज फायर का इंतजार जो किया जा रहा था कि लेबनान और इजराइल में जो है सीज फायर की बात आ जाए, उसके बाद ये स्टेप उठाया जाए। ये क्या बड़ी वजह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए? नहीं, ये वजह सिर्फ ये है कि ईरान को तेल बेचना क्रिटिकल था, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उनका कभी भी लेबनान इजराइल वॉर से इसका डायरेक्ट लिंक नहीं, वो उनकी एक जिद है, क्योंकि उनके प्रॉक्सीज को मतलब हिजबुल्लाह को लेबनान से ईरान का कोई मतलब नहीं है। लेकिन साहिर से ये भी बताइएगा, ये जो ट्रंप दावा कर रहे हैं 158 शिप जो थे ईरान के उन्होंने डुबो दिए हैं, क्या ये वाकई संभव है और ऐसा हुआ होगा? बहुत मुश्किल है, ये बहुत मेजर एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि एक भी सेंकॉम ने जितने मेजर अटैक्स किए हैं गीतू, आप ध्यान दें, उनका एक वीडियो कभी ना कभी विद इन 24-48 आवर्स रिलीज किया है। जितने मेजर, उनके जितने भी स्पेस सेंटर को मारा, आईआरजीसी हेडक्वार्टर को मारा, प्रेसिडेंशियल मतलब खोमेनी साहब कंपाउंड को, सबका वीडियो रिलीज किया है। लेकिन ईरान की नेवल शिप्स का एक भी वीडियो सेंकॉम ने अभी तक रिलीज नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ बातें करी हैं, जबकि ये एरियाज ओमान के, सऊदिया के, बहरीन के जस्ट सामने के एरिया की बात हो रही है, जहां से ये बहुत आसानी से वो कवरेज कर सकते थे। एक या दो शिप पे कुछ अटैक की माहौल बनाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से कि हमने इतना नुकसान ईरान का कर दिया। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान अमेरिका को यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। बिल्कुल, और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, भंडार सौंपने का दावा किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान अमेरिका को अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो नहीं सौंपेगा। कल इस तरह की खबर निकलकर सामने आई थी गीतू, उसमें ये कहा जा रहा था कि ईरान इस चीज के लिए राजी हो गया। ये अमेरिका की तरफ से दावा था कि अपना यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो सौंपता हुआ नजर आएगा, लेकिन अब इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अजताब साहब, आपको क्या लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से टैक्टिक्स जो अपना रहे हैं वो
इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? साथ ही साथ अब तो ये क्लियर हो गया है, जिस यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर अमेरिका ये कह रहा था कि ईरान जो है वो सौंपने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन इसको विदेश मंत्रालय ने पूरी तरह से कहा कि ख्याली पुलाव जो है अपने हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप बनाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आशीष जी, एक तो सबसे पहले ये समझना होगा ये वॉर कहीं और जीता या हारा गया है या नहीं गया है, बट मीडिया में तो ये वॉर चल रहा है जी। मीडिया हैज बिकम वारफेयर जो है वो मीडिया में चल रहा है, और जो मीडिया को जीत गया उसमें भी खास करके सोशल मीडिया। आप देख लीजिए किस तरह से सोशल मीडिया पे, मतलब सीरियस मीडिया की बजाय सोशल मीडिया हैज बिकम ए नॉर्म एंड नैरेटिव जो क्रिएट करना है वो वहीं से चल रहा है। अभी ये खबरें आई हैं कि जो ट्रम्प साहब ने लेटेस्ट अपने क्लेम किए हैं, 1 घंटे में 7 क्लेम किए हैं, और ईरान कह रहा है कि वो सातों के सातों झूठे हैं। और दूसरी तरफ अमेरिका से ये खबरें आ रही हैं कि वो रात में ही, पता नहीं ट्रम्प साहब सोते भी हैं नहीं सोते हैं, इस पे भी अब उनके मेंटल स्टेटस पे तो कमेंट आ ही रहा था, अब वो और प्रूफ के साथ वो चीजें आ रही हैं। तो क्या सच्चाई क्या है ये, जब तक, जैसा ग्रुप कैप्टन आशीष जी ने कहा कि भाई आई थिंक सेंटकॉम जो है ये वो सीरियस है, आर्मी के लोग ऐसे भी ट्रस्टेड माने जाते हैं, सीरियस माने जाते हैं, तो वहां से जो खबरें आ रही हैं वो उस पे तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है। ट्रम्प पॉलिटिकल नैरेटिव, मीडिया नैरेटिव वो सेट करने की कोशिश है, प्रोपेगेंडा है, और आजकल एक नया टर्म आ गया डॉक्टर अजिताभ सर, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात सामने आ रही है 10 दिनों के लिए, क्या आपको लग रहा है वाकई अगर यहाँ पर सहमति बनती है तो ये पूरी तरह से खुला रहेगा? और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि दूसरे दौर की वार्ता जब शुरू होगी कहीं कोई पेज फंसता है, खासतौर से यूरेनियम को लेकर अब बात बिगड़ती हुई नजर आ सकती है, तो फिर से बंद होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? देखिए निश्चित रूप से ये एक बहुत ही स्वागत योग्य होगा कदम कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरा तरह खुल जाए, लेकिन अभी जो ईरान ने कहा है कि सिर्फ उन्होंने 3 कंडीशंस उसमें बताए। एक तो कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए, कॉमर्शियल शिप्स जो हैं उसके लिए खोला गया है। दूसरा वो एक IRGC के जो भी शर्तें हैं उसको मानेंगे। तीसरा उसमें है कि एक उन्होंने ट्रेड अपना रूट डिफाइन किया है, उसी रूट से जाएगा, जबकि अमेरिका का क्लेम दूसरा है। तो इसलिए ये कहना, और डेटा यहाँ पे एक और चीज ध्यान देने की, जो डेटा रिलीज किया गया है लेटेस्ट, उसमें कहा गया है कि अभी बहुत कम वहां से शिप्स निकल रहे हैं। तो दोनों अपना एक में कंट्राडिक्टरी है, एक कह रहा है कि पूरी तरह खुल गया, जबकि अभी जो डेटा आए हैं उसमें बहुत कम शिप वहां से निकल रहे हैं। तो कहना बहुत मुश्किल है। इस बीच खबर आ रही है कि शायद मंडे को, सोमवार को बातचीत के आसार हैं दोनों पक्षों के बीच में। पॉजिटिव यही है कि 21 तारीख को जो है वो सीजफायर शायद खत्म हो रहा है, और उससे पहले ये तैयारी है कि बातचीत करके जो है बीच का रास्ता निकाला जाए, जिसके थोड़े से संकेत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए कहीं ना कहीं गीतू देखने को मिले हैं। लेकिन इस बीच वापस लौटता हूं सर, एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया और कहा कि मुझे नेटो की मदद नहीं चाहिए, जरूरत के समय मदद नहीं की, 2 महीने पहले मदद करते तो ठीक था, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हॉर्मुज का संकट लगभग खत्म हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो है आपको बता रहे हैं। ये पूरी कहानी जो है वो शुरू होती है इस पूरी लड़ाई से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद थी कि नेटो जो है उसका साथ देता हुआ नजर आएगा, लेकिन नेटो ने बैकआउट किया। नेटो कहीं भी डोनाल्ड ट्रंप का साथ देता हुआ नजर नहीं आया है कुछ मामलों में, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए। साथ ही साथ उसकी खिसियाहट अगर गीतू देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो गुस्सा था वो इसी बात को था कि हमारे साथ ये नहीं खड़े हैं, और इसी वजह से कागजी शेर तक जो है वो कहते हुए नजर आते। इस पर छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा मनोज सर आपका। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड टेन्योर रहा है उसमें नाटो को लेकर के उनका ये इसी तरह का रुख रहा है कि नाटो में मैं पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट मैं क्यों करूं, वो क्या ज़रूरी है। और जब उनको ज़रूरत पड़ा तो फिर उन्होंने जो है, उन लोगों ने देखा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है इसमें जो है नाटो से हेल्प मांगा, तो नाटो। लेकिन मनोज जी, अभी अगर हम नाटो की बात करते हैं, क्या किसी तरह की मदद की पेशकश नाटो कर रहा है, या फिर ट्रंप सिर्फ एक बार धमकी के तौर पर ये कहना चाहते हैं कि मुझे नाटो की मदद नहीं चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से विदाउट इंफॉर्मेशन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो अटैक किया था ईरान पे, नाटो कंट्रीज का ये कहना था कि आप जो भी डिसीजन लीजिए पहले अपने नाटो को इन्फॉर्म कीजिए, उस डिस्कशन कीजिए, उसके बाद ये आप अटैक कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है
कि जिस तरह से असहयोग रहा नाटो का इस ईरान युद्ध में, मुझे लग रहा है कि ये स्वाभाविक है कि डोनाल्ड ट्रंप का इसी तरह का स्टेटमेंट आएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक ये डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर अमेरिका में रहेगा, मुझे लग रहा है कि ईयू हो, नाटो हो, ये उनका जो रुख जो है, जिसे शुरुआत में जिस तरह से था कि नेटो, ईयू के साथ आपने कहा कि नेटो को बताना चाहिए, नेटो ऐसी उम्मीद करता, लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप है आशीष सर, जिसने इसराइल तक को भी बताना नहीं समझा कुछ चीजों में, खासकर अगर बात की जाए लेबनान वाला मैटर हो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वाला भी मैटर हो, तो वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात थी नेतन्याहू के लिए भी। वो आपको लगता है कि वो नेटो को कुछ बताता? आशीष, ये कुछ मामलों में यूएस प्रेसिडेंट बहुत इंटेलिजेंट भी दिखते हैं। हाँ। अच्छा या गलत उस पर हम बाद में आएंगे। उसने कल दो चीजें, जब पता चला कि ब्रिटिश पीएम फ्रेंच प्रीमियर से मिल रहे हैं, तो उनको ये पता है कि वो क्या बात करेंगे, और नाटो कोई ना कोई बैकडोर डिस्कशंस कर रहा है कि हॉर्मुज पे हमारा क्या एक्शन होगा। उसको प्रीएम्प्ट किया उसने कि हमको नाटो, उसने गेस किया कि ये दोनों प्रीमियर्स लीडर्स हैं, इनकी स्ट्रांग नेवीज हैं, यूरोप की सबसे स्ट्रांग नेवी फ्रांस और इंग्लैंड के पास है, तो उसको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करी उसने कि आई डोंट वांट नाटो एनीमोर। और दूसरा, उन्होंने पहली बार आशीष एक वर्ड यूज किया कल, जो कि हम परसों आपके चैनल पे बता रहे थे कि 60 डेज की ही परमिशन है उनको वॉर की विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। तो उसने कल वो वर्ड यूज किया कि 13 इयर्स इन वियतनाम, 7 इयर्स इन अफगानिस्तान एंड जस्ट 60 डेज वी हैव वन। तो उसने इंटेलिजेंटली ये इंडिकेट किया कि 60 दिन के आगे वो कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे, उसके पहले वाइंड अप करेंगे, और क्योंकि कांग्रेस में जाएंगे तो वो तो सर कोई कंक्लूजन निकले ना निकले, वाइंड अप यहाँ पर ट्रंप करते हुए नजर आएंगे, ये माना जाए? जी, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं। देखो, वो इंटरनेशनल लॉज को डिसरिगार्ड करते हैं तो वो चल जाता है, क्योंकि नोबडी इज होल्डिंग अकाउंटेबल। उनको मडेरो की तरह कोई पिकअप नहीं कर रहा व्हाइट हाउस से कि इनको बाहर ले जाके वॉर क्राइम के लिए ट्राई करो। लेकिन अमेरिकन लॉज को उसने पिछले 1.5 सालों, सवा सालों में जब भी वॉयलेट किया है, तो वहां के लॉज वापस उन पे आए हैं। चाहे वो उनके इमिग्रेंट्स को जहाज में बैठाकर बाहर भेजना था, सुप्रीम कोर्ट ने वापस, लोकल गवर्नर मजिस्ट्रेट्स ने वापस बुला लिया। उसके बाद टैरिफ लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने 6x3 पे उनको खत्म कर दिया। तो लोकल अमेरिकन लॉज को जब भी वो वायलेट कर रहे हैं, तो अमेरिका का सिस्टम ऐसा है कि उनको मना कर दिया जा रहा है। तो अगर वो कांग्रेस के पास जी तो हाँ बिल्कुल सर, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान से समझौते को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। यहाँ पर ईरान के साथ 1-2 दिन में समझौता हो सकता है। ट्रंप कह रहे हैं ईरान बातचीत के लिए तैयार है, तो डील जल्द होने की संभावना है। ट्रंप का बड़ा बयान इस वक्त माना जा रहा है ईरान से समझौते को लेकर। ये बड़ा बयान कि ईरान के साथ 1-2 दिन में समझौता हो सकता है और ईरान बातचीत के लिए तैयार है। तो साहिद सर, यहाँ पर ऐसी क्या बड़ी बात यहाँ पर ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये बात तो काफी लंबे समय से चल रही है कि ईरान तैयार हो गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, और अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर सहमति बनेगी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि वाइंड अप की सिचुएशन में तो कहीं ट्रंप नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आज से जस्ट 9 डेज लेफ्ट, काउंटडाउन ट्रंप के लिए शुरू हो चुका है। 9 दिन के बाद ये वॉर ऑटोमेटिक पेंटागन को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि वॉर रोक रहे। उसके बाद उनके पास 2 प्रोविजंस हैं, एक कि एक वॉर रोक के और फिर से वो इनिशिएट करेंगे। अभी भी ईरान से खतरा था, तो हमने नेक्स्ट सेट ऑफ 60 डेज के लिए एक्शन शुरू कर दिया, मिलिट्री एक्शन। लेकिन इसके बीच में उनको ये वॉर आज से 9 दिन के बाद रोकनी पड़ेगी। इसीलिए वो जल्दी जल्दी ईरान पे प्रेशर डाल रहा है। इस्लामाबाद की जो टीम तेहरान गई हुई थी, उन पे प्रेशर डाल रहा है कि इसी वीकेंड बात करो। लेकिन रियलिटी ये है कि 2-3 चीजों पे ईरान अभी भी नहीं सहमत है। न्यूक्लियर टेस्ट जिसकी वो बात कर रहे हैं कि हम ईरान के साथ उसको निकालेंगे, ईरान ने रिफ्यूज किया है। फिर उन्होंने ये बोला कि ईरान ने बोला है कि हम हॉर्मुज को अब कभी नहीं रोकेंगे। ईरान ने इस पे एग्री नहीं किया है, जस्ट 10 दिन, जब तक लेबनान का सीज फायर है तब तक। तो अभी भी ये फ्रेजाइल है, लेकिन ट्रंप इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। और ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि वो सभी जो पॉइंट्स थे उस पर ईरान सहमत होता हुआ दिख रहा है, और हमने अपना कब्जा एक तरह से कर लिया, या जो हमें मनवाना था ट्रंप से, ईरान से, वो हम मनवाते हुए दिखाई दे। डॉक्टर अजीत, आप तो ऐसे में अगर ये सारे पॉइंट्स अगर दिख रहे हैं, यूरेनियम को लेकर कोई बातचीत बनती हुई नजर नहीं आ रही, जिसमें कि ईरान बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अमेरिका को यूरेनियम सौंपेंगे, तो बातचीत बनेगी कैसे? क्या आपको लग रहा है संभावना है दूसरे दौर की वार्ता में? गीतू जी, निश्चित रूप से संभावनाएं हैं। बातचीत बैक चैनल में चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रंप एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो जल्दी से जल्दी अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ज्यादा खुश करना चाहते हैं, उनकी अपनी मजबूरियां हैं और इसलिए इस तरह के बड़े बड़े क्लेम कर रहे हैं। अभी उन्होंने एक और क्लेम किया जिसकी तरफ मैं दर्शकों का ध्यान, यूरेनियम को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, यूरेनियम पे बातचीत तो चल रही है, लेकिन अभी ईरान ने भी डिनाई किया है कि ऐसा कोई कंसेंसस या ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। निश्चित रूप से यूरेनियम इनरिचमेंट का जो है कि वो बड़ा मुद्दा है,
और उसको ये क्या अमेरिका ले जाएगा या ईरान खुद रखेगा या कोई थर्ड पार्टी इसको करेगा, अच्छा, इस पे इसमें अभी रूस का भी कोई, इंटरवीन यही था तो सर। बातचीत होना है। डॉक्टर अजीत, आप रूस की बात भी सामने आ रही थी। रशिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप अगर चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं यूरेनियम को लेकर। देखिए, रूस ने तो पहले भी ऐसा किया हुआ है। 2016 में अगर आप याद करें तो रूस ने रखा था एज ए गारंटर। तो रूस तो रखने के लिए पहले भी रख चुका है और अब भी तैयार है। उसके विदेश मंत्री ने बाकायदा चीन गए थे, वहां भी इस तरह की बातें हुई है। लेकिन ये पूरी तरह से अमेरिका पे डिपेंड करता है और अमेरिका के राष्ट्रपति तो कह रहे हैं कि अमेरिका रखेगा। तो ये एक मुद्दा है जो बोन ऑफ कंटेंशन कह लीजिए। अब इस पे क्या एग्रीमेंट होता है वो तो समय बताएगा। बिल्कुल। और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि परमाणु मुद्दे पर अमेरिका ईरान में मतभेद देखने को मिल रहा है। परमाणु मुद्दों पर दोनों आमने सामने हैं और इस पर ईरान का भी बयान सामने आया है। इस डील से युद्ध विराम बढ़ सकता है। अमेरिका के साथ समझौता कुछ दिनों में संभव, ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस पर छोटा सा रिएक्शन अजिताभ जी का ले लेते हैं कि सर, परमाणु मुद्दा जो है लगातार यही तो एक मुद्दा था जिसको लेकर इजराइल की परेशानी थी। इजराइल ने अमेरिका को पिंच किया, फिर दोनों ने मिलकर पूरी कहानी जो पटकथा है वो लिखते हुए नजर आ रहा और पूरी दुनिया को झोंक दिया इस युद्ध में, जिसकी वजह से अब पूरा नुकसान हुआ। अब उसकी भरपाई करने का समय है। देखिए आशीष, ये परमाणु से रिलेटेड दो मुद्दा है। एक तो जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का है, जो ऑलरेडी इनरिच हो चुका है, उसका क्या होगा। अब उसको डस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं ट्रम्प साहब कि जो नीचे इस्फहान में या जहां भी वो डस्ट सो कॉल्ड रखा हुआ है उसको क्या होगा। ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि अमेरिका ले जाएगा, ईरान अभी उसको डिनाई कर रहा है। दूसरा है कि आगे जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट का है या तो पीसफुल यूजेस का है, उसका क्या होगा। तो ये दोनों मुद्दे अभी भी ओपन हैं। बातचीत पर्दे के पीछे चल रही है। आगे क्या होगा, निश्चित रूप से कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अब वो लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा, ये भी अभी कहना मुश्किल है। बिल्कुल। मनोज सर का रुख कर लेते हैं। अब इसको ओवरऑल अगर हम समझें तो अब तक कम से 1.5 महीने का वक्त से ज्यादा जो समय वो बीत चुका है। अब सबको ये उम्मीद थी कि कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, कुछ पॉजिटिव संकेत भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर रवैये पर हम जाएं तो घुमा फिरा के कंफ्यूजन वाली स्थिति जो है वो पैदा की जा रही, चाहे वो ईरान की तरफ से चाहे अमेरिका की तरफ से हो। अमेरिका जो है वो कह रहा है कि ईरान रेडी है, एनरिचमेंट जो है उसके पास है वो आप दे देगा। ईरान कह रहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान अगर रेडी है कि नहीं ठीक है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल चुके हैं, नाकेबंदी की जरूरत नहीं, लेकिन अमेरिका जो है वो कह रहा नहीं, नाकेबंदी जो है वो चाहिए। तो इसको कैसे देखें हम लोग? मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में और ये क्लियर हो जाएगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अप्रिशिएट किया है ईरान को कि जिस तरह से वो हॉर्मूज को जो खोला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों कंट्रीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने अपने ऑडियंस को, अपने अपने पीपल को एड्रेस भी करना चाह रहा है कि वो किसी न किसी रूप में ये एड्रेस करे कि वो समझाए कि हाँ भाई ईरान जीत गया, चाहे उधर अमेरिका बोलेगा कि मैं जीत गया हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा पीपल को भी कुछ डाइजेस्ट हो स्लो मोशन में। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोसेस में आगे बढ़े ताकि लोग को लगे कि चलो किसी तरह से जो है अमेरिका जीत गया, चाहे ईरान सोचेगा मैं जीत गया हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान का जो तबाही हुआ है वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी अभी स्थिति में नहीं है कि अब यानी मनोज सर आप भी कह रहे हैं कि ईरान मजबूर है, मजबूरी में फैसला लिया जा सकता है, लेकिन अभी भी बयान ऐसे नहीं आ रहे हैं, अभी भी मतभेद है परमाणु मुद्दों को लेकर। परमाणु मुद्दा पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अमेरिका का कंडीशन होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो मान जाए, क्योंकि जो इकोनॉमिक जो बैन लगाया है अमेरिका द्वारा पिछले 40 साल से, अब किसी भी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि ईरान वो अब टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और जिस तरह से डिस्ट्रक्शन भी हुआ है, तो अगर अमेरिका अगर वहाँ मुझे लगता है कि ईरान पे जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है, अगर उस पर वो डील कर दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका ईरान को भी तो कुछ देना ही पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि जो और ये बड़ा मुद्दा है जिस पर ईरान को कहीं ना कहीं थोड़ा तो झुकना ही पड़ेगा। शायद सर अगर इस पर नहीं झुकता है, इस पर बात नहीं बनती है, तो सीज फायर को लेकर मुझे लग रहा है कि बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। ये तो मुझे लगता है कि ईरान ओबामा टाइम से ही, जब से उसके पहले जब एनपीटी साइन किया था उन्होंने, तो डिक्लेयर्ड फॉर्म में उन्होंने कभी भी
अपनी न्यूक्लियर वेपन की मंशा को जाहिर नहीं किया। और खुमैनी साहब तो उसको अपने रिलीजन से लिंक करके बोलते थे कि हम कभी भी नहीं बनाएंगे, लेकिन उनके साइंटिस्ट ने या आईआरजीसी के मिलिट्री विंग वगैरह ने ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट 60% के आगे किया है, क्योंकि लास्ट उसका पीसफुल यूज 60% पे खत्म हो जाता है। 10-20% पे उसका एनर्जी फॉर्मेशन जो इससे आप बिजली की सप्लाई करते हैं, और 20 से 60% तक कुछ रेस्ट्रिक्टेड मेडिकल यूज होते हैं। लेकिन 60% एनरिचमेंट के बाद यूरेनियम का सिर्फ एक ही यूज होता है, बॉम्ब्स, एक्सप्लोजन, फिशन बोलते हैं जो केमिस्ट्री में। तो उसके बाद इन्होंने क्यों किया, नो वन न्यू। क्योंकि 2016 में जब ये ट्रीटी उन्होंने की थी ओबामा के साथ, तो इसमें क्लियरली उन्होंने बोला था कि हम अपने 10,000 किलोग्राम यूरेनियम को घटाकर 300 किलो पे ले आएंगे, 97% रिडक्शन, और एनरिचमेंट हम 3 से 5% ही करेंगे। लेकिन अब पाया गया कि 60% किया है। तो कहीं ना कहीं किसी टीम की ईरान में ये मंशा गलत थी, लेकिन इस पे वो मानने को तैयार हैं कि हम डी एनरिच कर देंगे 60% वाले को, वो बाहर नहीं देना चाह रहे उसे, क्योंकि वो आगे चल के फिर से यूज कर सकते हैं, तो बाहर नहीं देना चाह रहे। अमेरिका जो इनकी लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म मिसाइल्स पे रोक लगा रहा है, उसके लिए ईरान ज्यादा चिंतित है, और एंड राइटली सो। इस मुद्दे पे बात फंसेगी, मुझे न्यूक्लियर मुद्दे पे बात फंसती माफ भी नहीं कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका ईरान के बीच मतभेदों पर ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं अगर कोई मतभेद है तो हमें उन्हें सुलझाना होगा। तो ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से मतभेद चल रहे हैं उन्हें हमें सुलझाना होगा। अगर ऐसा कोई मतभेद दिखाई देता है, नासिर का रुख कर लेते हैं। नासिर, देखिए ऐसा कोई बयान उन्होंने नहीं दिया है, मतभेद की बात कह रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपको बातचीत करनी है तो मतभेद सुलझाने ही होंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि वो किसी पॉइंट पर मानने को तैयार है। बिल्कुल, देखिए पहले से ही ये तो है कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट, जो कंडीशन रखी है उन पे वो तैयार नहीं है। जो उनकी तरफ से जो शर्तें उन्होंने रखी है, जो कंडीशंस रखी है, उसके बाद ईरान की तरफ से अगर देखा जाएगा, ईरान की तरफ से भी कुछ ऐसे कंडीशंस है जिन पे वो एग्री हो रहे हैं, और कुछ ऐसे मेन कंडीशंस है जिससे बात बिगड़ सकती है। पीस टॉक्स पहले जो हुई थी इस्लामाबाद में, वो सक्सेसफुल बताई जा रही थी, लेकिन एट द एंड मौके पे जो 2 कंडीशंस थी उन पे सहमति नहीं बनी। उसके बाद पूरी पीसफुल टॉक जो है वो बिगड़ गई। और दूसरी बातचीत जो होने वाली है आने वाले समय में, उसमें भी देखिए कुछ बातों पे तो इनका इजहार बन सकता है, कुछ बातों पे एग्री दोनों कंट्रीज हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जिसपे ना ईरान झुकने वाला है ना यूएसए झुकने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं दोनों को जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर यूरेनियम की बात है, उसका ईरान ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि हम वापस नहीं करेंगे, और अमेरिका की तरफ से भी टीवी देखने को मिला, या देना होगा या लिया जाएगा। इसमें भी आप देख लीजिए दोनों तरफ से जो है जो कंडीशंस बनी हुई है, इससे कहीं ना कहीं दोनों को जो है कुछ सहमति करनी होगी। ईरान को भी थोड़ा सा आगे आना चाहिए, और यूएसए को भी जो थोड़ा सा आगे आना चाहिए, तब जो है पीसफुल टॉक्स बन सकते हैं। लेकिन वहीं अगर सोशल मीडिया पे अगर पोस्ट के हवाले से देखा जाएगा, स्टेटमेंट्स के हवाले से देखा जाएगा, उससे साफ लगता है कि पहले ये दूसरी बार जो है पीस टॉक्स होने वाली है, ये संभव नहीं होगी। ये भी पीसफुल टॉक्स जो है ये भी बिगड़ जाएगी, क्योंकि कंडीशंस, और एक तरफ से ईरान का दावा, दूसरी तरफ से यूएसए की कंडीशन, इससे साफ लगता है कि अगर स्टेटमेंट्स पे हम देखेंगे, इससे बातचीत जो है वो बिगड़ सकती है। ठीक है, यानी कि अभी भी संभावना ऐसी है कि अगर बातचीत नहीं बनती है तो बिगड़ भी सकती है, यानी दूसरे दौर की वार्ता पर भी एक असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर अजिताब सर, आप क्या कह रहे हैं? फिलहाल अगर ये बात बिगड़ती है तो और क्या कुछ असर देखा जा सकता है, और क्या वाकई आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिस पर कि अब मानने को ईरान तैयार हो जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सीजफायर हमें देखने को मिलेगा? देखिए गीतू जी, 2016 में ईरान ऑलरेडी जो एग्रीमेंट हुआ था वो मान ही रहा था। उस एग्रीमेंट को तोड़ने के बाद ही उसने इनरिचमेंट को बढ़ाया है, और 60% या उससे ज्यादा करने की बात हुई है। ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसने भी कंफर्म किया है कि 2018 के बाद से ईरान ने अपना बढ़ाया है ये प्रोग्राम, और अब वो ज्यादा इनरिच कर रहे हैं। कितना क्या इस पे डाउट है, क्योंकि उनको जांच करने के लिए नहीं दी गई इजाजत IAEA को। तो निश्चित रूप से ईरान की जो एम्बिशन है और प्रोग्राम है न्यूक्लियर इनरिचमेंट का, वो पहले से एग्रीमेंट टूटने के बाद, और उस एग्रीमेंट को तोड़ा भी ट्रंप नहीं था, अब फिर से उसी एग्रीमेंट पे ट्रंप जा रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस एग्रीमेंट को इन्होंने तोड़ा, अब उसी की फिर से बात हो रही है। और इस बीच ईरान को इन्होंने मौका दे दिया कि तुम और करो इसको और उस लेवल तक ले जाओ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें ट्रंप बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि जिस तरह से ईरान को मौका भी दिया और बीच में रोका भी, कहीं ना कहीं इनकी ढुलमुल नीति का ही ये असर है कि ये हम इस स्टेज पे आ गए हैं
और अभी भी मामला कहीं मतभेद हैं, दैट मीन्स कि अभी भी ये मामला अटका पड़ा है और ईरान, कोई भी सॉवरेन कंट्री, कोई भी संप्रभु देश ऐसी स्थिति में अपनी स्वतंत्रता, अपनी जो सिक्योरिटी, रक्षा सुरक्षा। बिल्कुल, आप वापस लौटता हूं सर। एक बड़ी खबर जरा बता देता हूं कि इराक को लेकर है ये। इराक ने दक्षिणी तेल निर्यात एक बार फिर से शुरू कर दिया है। होर्मुज में बाधा के चलते सप्लाई रुकी थी। इराक ने 1 महीने से ज्यादा दिन बाद ये शुरू किया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ही सब कुछ पेच जो फंसा था वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। मनोज सर, अब यही तैयारी थी, इसी पल का तो इंतजार कर रहे थे सबके सब कि ठीक है, किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए, और उसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही पॉजिटिव डिसीजन रहा, और मुझे लग रहा है कि अब युद्ध जो है अब शांति में परिणत हो जाएगा। और मुझे लग रहा है इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन का भी वेलकम स्टेटमेंट आया, ऑस्ट्रेलिया का भी आया, ईयू का भी आया है, इंडिया ने भी जो है इस डिसीजन को वेलकम किया है। जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ख़राब हो रहा था सभी कंट्रीज़ का, ऑयल को लेकर के, गैस को लेकर के, अब फर्टिलाइज़र भी, अब देखिए इसको लेकर के भी बहुत परेशानी होने वाली है। अब आने वाले 1-2 मंथ के बाद फिर से हम लोग का स्टार्ट होगा क्रॉप्स का प्लांटेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा डिसीजन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि खुलने के बाद जो है अब सप्लाई में तेज़ी आएगी। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं सेंसेक्स, और जो सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, और जितने भी विदेश के सेंसेक्स हैं उसमें भी एक पॉजिटिविटी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी साइड से ये वेलकम डिसीजन है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग ऑलमोस्ट एग्रीमेंट जो है दोनों कंट्री ईरान और अमेरिका के बीच हो गए। भी हम लोग इस तरह ठीक है आशीष सर, मैं थोड़ा सा और इस डिस्कशन को थोड़ा ओपन करना चाह रहा था, और मैं थोड़ा और पीछे चलते हम लोग लेबनान के पास पहुंचते सर। मैं फर्ज करिए मैं और आप वहां पर खड़े हैं और हम दोनों लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर लेबनान और इजराइल के बीच में ऐसी क्या चीजें हो गई जिससे ये हुआ कि चलो ठीक है 10 दिन का सीज फायर कर लेते हैं। लेकिन फिर मेरी और आपकी नजर, क्योंकि आप तो ग्रुप कैप्टन रहे, तो आपकी नजर जाती है कि ऐसा हिजबुल्लाह का क्या होगा, वो कैसे मानेगा, क्या देख पा रहे हैं अपनी नजरों से? आशीष, ये रिलेटिवली सिंपल हो गया है समझना। हाँ, लेबनान की गवर्नमेंट पिछले 1 दशक से ज्यादा से आप कह सकते हैं, और जब से प्रेजेंट प्रेसिडेंट है तब से तो खास करके हिजबुल्लाह से खासा नाराज थे, क्योंकि हिजबुल्लाह धीरे धीरे अपना डोमिनेशन पैन लेबनान बढ़ा रहा था, और ईरान इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि लेबनान की जो पीसफुल सिविलियन गवर्नमेंट है उसको हिजबुल्लाह टेक ओवर करेगा। इसीलिए उनके पॉलिटिकल विंग की फंडिंग बढ़ा दी थी ईरान ने, और उनका हार्डवेयर बढ़ा दिया। अब जब ईरान की बैटरिंग हुई है 40 दिन, जब उनको तहस नहस कर दिया गया, उनकी मेन हार्डवेयर सप्लाई टू हिजबुल्लाह जी, हार्डवेयर भी खत्म कर दिया और सप्लाई लाइन को भी तोड़ दिया, ब्रिजेस तोड़ दी। तो पहली बार इतिहास में एक ऐसा सिचुएशन डेवलप हुआ जो लेबनान की सिविल गवर्नमेंट अंडर द क्रिश्चियन प्रेसिडेंट के लिए बहुत फेवरेबल हो गया कि हिजबुल्लाह की कमर अगर आईडीएफ इस समय तोड़ देता है तो फॉर द नेक्स्ट 10-15 इयर्स ये सिर उठाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने इस मौके को इंटेलिजेंटली यूज किया कि वॉशिंगटन का मीडिएशन एक्सेप्ट करते हैं, इजराइल से बात करते हैं, और अपने जनता की फेस सेविंग के लिए, अपनी फेस सेविंग इन फ्रंट ऑफ लेबनीज पीपल, यानी ये मानिए कि सर हिजबुल्लाह रुका नहीं है, मजबूर हो गया है। ना तो उसके पास लड़ने के लिए मिसाइल्स बचे हैं, ना ही उसके पास ऐसे साजो सामान है जिसके चलते वो जंग को आगे बढ़ाए। तो मजबूरी है ये हिजबुल्लाह की, ऐसा नहीं है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है इन सारी मीटिंग्स को। चलिए सर, एक बड़ी खबर आ रही है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। कमर्शियल वाहनों को, जहाजों को लेकर ईरान का बड़ा ऐलान हुआ है। कमर्शियल जहाजों के लिए ईरान ने एक ऐलान कर दिया, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से फीस लेगा ईरान। तो फीस देकर ही मिलेगी कमर्शियल जहाजों को अनुमति। ये बड़ी खबर आ रही है, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से ईरान फीस लेगा, फीस देकर ही कमर्शियल जहाजों को अनुमति मिलेगी। तो नासिर का रुख कर लेते। नासिर, देखिए जिस तरह से होर्मुज को लेकर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसी तरह से भी कोई टोल नहीं लगेगा, लेकिन अब फीस की बात सामने आ रही है। किस तरह की फीस ये होगी, और फिर ये माने कि जो बातें चल रही थी होर्मुज को लेकर वो गलत है? बिल्कुल, देखिए ये तो सारी बातें जो है गलत है। पहले ट्रम्प की तरफ से पूरी तरह से खोल गया, उसका जो है स्टेटमेंट ईरान की तरफ से आया कि पार्शियली खोला गया, जो हमारे रूट से, जो हमने रूट तय किए उन रूट से गुजरेंगे, और IRGC के अथॉराइजेशन के बाद ही जो है वहां से शिप्स गुजरेंगे। उसके बाद
शिप्स पे जो है टैक्स लगाना, उसके बाद पैसे लेना है, ये कहीं ना कहीं साफ लगता है कि अभी भी जो है स्ट्रेट हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुला नहीं है। ईरान की मर्जी पे ही खुला है, ईरान की कंडीशंस पे ही चल रहा है। जो दावे किए गए कल अमेरिका की तरफ से कि पूरी तरह से खोल दिया गया, उसके बाद यूएस ब्लॉकेड भी अभी वही है, उसके बाद ईरान ने जो पहले शर्तें रखी थी कि जो जहाज गुजरेगा उसको पे करना पड़ेगा, आखिर वो वही कर रहा है जो उसने कहा है। ऑन ग्राउंड की रियलिटी अगर बात करेंगे, जो ईरान ने स्टेटमेंट्स दी है, ऑन ग्राउंड भी वही इंप्लीमेंट हो रहा है और उसी चीज को अमलाया भी जा रहा है। यानी कि डेजिग्नेटेड रूट से जो है गुजरेंगे, आईआरजीसी ईरान की अथॉरिटी के बाद ही जहाज आगे जाएंगे, उसके बाद जो पेमेंट है जो हमें लेनी है, जो टोल हमें लेना है, बिल्कुल वो नासिर, और लेकर ये ईरान बहुत दिखा बड़ी रहा है। खबर है कि जिस तरह की फीस लेने की बात ईरान कर रहा था वो ली जा रही है। यहाँ पर साहिल सर देखिए, टोल लेने की बात की जा रही थी और फीस का जिक्र हो गया है कि यानी कुछ तो आपको चुकाना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। और इसी क्लॉज को अमेरिका ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला ईरानियन पोर्ट्स के जहाज अभी भी नहीं जाएंगे, हमारी नाकेबंदी चालू रहेगी, और अगर कोई भी शिपिंग लाइन आईआरजीसी को पैसे देगी तो हम उसको वापस करेंगे। इस क्लॉज को अमेरिका ने अभी विड्रॉ नहीं किया एज वी आर टॉकिंग की। अभी तक ये लाइव है कि अमेरिका अभी भी उन जहाजों को वहां से नहीं गुजरने देगा जो आईआरजीसी को पैसे देकर जा रहे होंगे। ईरानियन पोर्ट्स के जहाज तो नहीं जाएंगे, क्योंकि अमेरिका ने फोकस बना रखा है अभी कि ईरान की इकोनॉमी को रिवाइव नहीं होने देना है जब तक ये वॉर कॉल ऑफ नहीं हो जाती है। और इसी वजह से देखें, एक बहुत ही हास्यास्पद अमाउंट यूनाइटेड नेशंस ने पिछले 24 घंटे में डिक्लेयर किया है ईरान के लिए, 12 मिलियन। जिस वॉर का टोटल कॉस्ट पर डे 1 बिलियन है, वॉर का कॉस्ट, छोटा सा वॉर का कॉस्ट, उसके लिए इतने बड़े नेशन के लिए 12 मिलियन यूएस डॉलर्स का, जो कि मतलब ये सब अमेरिका के कंट्रोल में हो रहा है। तो वो ईरानियन इकोनॉमी को रिवाइव नहीं करने देंगे अभी तक, जब तक ईरान उनकी 2-3 मेजर बातों को नहीं मान जाएगा। बिल्कुल, अजताब सर का रुख करेंगे। और ये खबर जो है, टोल वाली जो बात थी, ये तो चली आ रही थी, ये तो किसी वो इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है। वो लगातार प्रेशर जो है बना हुआ था। अमेरिका को इस चीज से ही दिक्कत थी कि अगर ये फीस लेते रहेंगे तो ये दोबारा खड़े हो जाएंगे, यानी जो प्लानिंग थी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने की, वो कहीं ना कहीं खराब होती हुई नजर आएगी, ये सबको पता था। लेकिन इसके बाद भी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया है, उसके बाद भी अब ये जो फीस वाली चीजें निकलकर सामने आ रही, जिसमें फीस देकर ही मिलेगा, और फिर साहिल सर ने भी कहा कि क्लॉज है जो अभी भी जिससे अमेरिका को दिक्कत है। तो इससे ये अंदेशा जो पहले गीतू ने पूछा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं बंद हो जाएगा क्या, तो इसके बाद तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ ही रहा है कि नाराजगी देखने को मिलेगी। ईरान कैसे नहीं मानेगा इस चीज को लेकर सर, और क्यों नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर बंद होगा? देखिए आशीष, ये कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। ये सीधे सीधे दिखाता है अमेरिका की नीतियां, राष्ट्रपति ट्रंप और उसके पहले भी इतना हार्डेंड अमेरिका ने ईरान को और हिजबुल्ला को भी, और ईरान और लेबनान के नागरिकों को भी, और वहां की सिविलियन गवर्नमेंट को भी कमजोर करने में इनकी नीतियों का है। आपने लेबनान की बात की, वहां भी देखिए लेबनान की सिविलियन गवर्नमेंट को एम्पावर ही नहीं होने दिया गया। इनकी पॉलिसी, इजराइल और अमेरिका की पॉलिसी की वजह से वहां जनता मजबूर हो गई है हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने में, और वही चीज ईरान में भी हुआ है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ईरान की जनता इतनी पढ़ी लिखी जनता है, उसको इतना हार्डलाइन बनाने में, उसके पीछे इनफैक्ट जो आईआरजीसी और जो इस्लामिक रेजिम है उसको हार्डलाइन बनाने में, और उसमें जनता को चुप हो जाना या उसको उससे विमुख कर देना, इसमें अमेरिका की नीतियों की वजह से हुआ है। और अब देखिए फिर से हम वहीं पे जा रहे हैं कि इतनी बड़ी तबाही होने के बाद और विश्व संकट होने के बाद फिर से बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि बातचीत ही, डायलॉग एंड जो क्या डिप्लोमेसी, वही एक सॉल्यूशन है। युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और यहाँ आके जैसा आपने कहा, फिर वही बात आके फंस रही है, बातचीत के रास्ते पे जा। यूरेनियम एनरिचमेंट पॉइंट्स तो आज भी दो बड़े मेजर पॉइंट्स है, वो अभी भी बरकरार है, इन पर आपसे चर्चा होगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एनरिच्ड यूरेनियम पर ट्रंप का फिर से बड़ा दावा सामने आ रहा है। ईरान में घुसकर एनरिच्ड यूरेनियम यूएस लाएंगे तो ईरान के साथ मिलकर ये काम होगा। दोनों देशों के बीच बातचीत जा रही है, बहुत बड़ा दावा यहाँ पर ट्रंप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर ही जिस तरह से ईरान ने पहले नाराजगी दिखाई थी, बातचीत नहीं हो पाई थी या बात नहीं बन पाई थी, उस पर अब ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ये तो यूएस आकर ही रहेगा। नासिर, ये बहुत बड़ा दावा जो ट्रंप कर रहे हैं, हालांकि भरोसा नहीं किया जा सकता ट्रंप का, लेकिन माहौल वो पूरा बना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गीतू, किसी भी स्टेटमेंट का भरोसा नहीं किया जा सकता है। जो ट्रंप ने कहा वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और कुछ उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, या कुछ कर भी नहीं सकते। उन पे किसी स्टेटमेंट पे जो है कोई सहमति नहीं जा। हमने देखा कि पहले इन्होंने कहा कि या तो
लिया जाएगा, या वो देंगे या वो लिया जाएगा। यानी कि ग्राउंड ऑपरेशन जो पहले से उन्होंने कहा, जो आपको याद होगा कि जो ट्रुथ पे उन्होंने एक लास्ट ट्वीट किया था सीज फायर होने से पहले कि 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी सिविलाइजेशन जो है वो डेड हो जाएगी। उसके साफ मायने है कि ग्राउंड जो ट्रंप है वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। यूरेनियम को हासिल करने के लिए वो ग्राउंड ऑपरेशन भी चला सकते हैं, एयर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर देखा जाएगा, यहाँ से कुछ ही दिन बचे हुए हैं ट्रंप सीज फायर के बाद क्या होगा, ये सारा कुछ डिपेंड जो है पीसफुल टॉक्स पे। अगर पाकिस्तान इस बार फेल हुआ, ऑलमोस्ट वो फेल ही होगा, तो जो ईरान में बातचीत होगी, बिल्कुल, और उसे जो बातचीत सूत्र का बता रहे हैं कि माहौल वहां जो पे ट्रंप है वो बनाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। नासिर, बहुत ही ज्यादा चिंता की बात यह है कि पहले ही वो इस तरह से रौब में रहते हैं या एक तरह से धमकी देते हुए नजर आते हैं, या फिर ईरान को इस तरह से बेइज्जत करते हुए दिखाई देते हैं कि देखिए अगर आपने नहीं दिया तो हम छीन लेंगे। यहाँ पर मनोज जी आपका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं होता। पीस टॉक आप करने जा रहे हैं और ट्रंप बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं है, नेवी तबाह हो चुकी है, 158 शिप्स हमने डुबो दिए हैं। वहीं अब ये कह रहे हैं नहीं देंगे तो हम जबरन ले लेंगे। तो ये तरीका होता है क्या पीस टॉक से पहले? नॉर्मली जो है अमेरिका का इसी तरह का दादागिरी रहता है, युद्ध भी करता है फिर शांति भी खुद ही कर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक वर्ल्ड ऑर्डर को जिस तरह से अमेरिका चला रहा है उसी का नीति है, और स्वाभाविक है कि सुपर पावर है। और हम लोग देखते हैं कि खुलेआम वो मेक अमेरिका फर्स्ट, ये इस तरह का जो वो करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह का हम लोग देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध में जो है वो ईरान जो है बहुत ही उसका वो प्रॉपर्टीज है या बहुत नष्ट हो गया है और इकोनॉमी बहुत खराब हो गया है। वहीं जो है अमेरिका, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से एक मुझे लग रहा है कि अमेरिका का विन अगर वो घोषित करेगा तो वही बोलेगा कि मैंने ईरान को जो है इतना कमजोर बना दिया है कि फिर से वो एटम बम बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये भी जो है एक वार्ता में लाया जाएगा कि जो भी आप मिलिटेंट ग्रुप्स थे, चाहे लेबनान है, लेबनान के जो हिजबुल्लाह थे, उनको आपको समर्थन नहीं करने पड़ेगा, ताकि उधर इजराइल को भी उधर शांत रखना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ऐसे इश्यूज आएंगे जहाँ पे हम लोगों को खुलेआम दिखेगा कि जो है इसमें अमेरिका की जीत हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना कम, और वहीं जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस, फॉरेन पॉलिसी बढ़िया हो ईरान। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तरह से सैंक्शंस ना हो, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक उनको लेजिटिमेट राइट मिले, और अमेरिका का जो जब भी कभी वो लगा देना सैंक्शंस, ये सब इश्यूज हैं जो कि मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सर, आपको जो चीजें लग रही हैं, लेकिन नेतन्याहू को कुछ और ही अलग लग रहा है। मैं आप वापस लौटूंगा स्पीच, बड़ी खबर जरा बता देता हूं। लेबनान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि लेबनान में बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन लेबनान में हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। ये नेतन्याहू साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष सर, आपका रिएक्शन लूंगा इस पर, लेकिन इससे पहले का बाइट जो है वो मैं अपने दर्शकों को सुना देता हूं कि क्या एग्जैक्टली वो कह रहे हैं। שואלים אותי, מה עשינו בצפון? והתשובה שלי, הבאנו הישגים כבירים. היו לנו שני איומים מלבנון, איום קרוב ואיום רחוק. का ये बयान था जो वो कहते हुए नजर आए कि अभी जो है हमें कामयाबी मिली है, लेकिन जो टारगेट्स थे, जो लक्ष्य था वो, या फिर जो मिशन है वो अभी पूरा नहीं हुआ। आशीष सर, आपको क्या लग रहा है, जैसा कि मनोज सर को लग रहा है? आशीष, यू गेटिंग नॉटी। हाँ, तो ये इजराइल प्रीमियर ने जो बोला है वो एक बहुत ही गूढ़ मुद्दा है। उनके ये जो वॉशिंगटन वाला सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक इशू ये है कि इजरायली फोर्सेस हैव टू वैकेट लेबनान, दे हैव टू गो बियॉन्ड आईबी, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाना पड़ेगा। और इसके बाद उनके लेबनीज प्रेसिडेंट ने तुरंत बोला, मैं फास्ट खत्म करूंगा, मुझे पता आपका टाइम खत्म हो रहा है, उन्होंने तुरंत बोला कि 1 इंच भी लेबनीज सॉइल किसी को नहीं देंगे। मतलब ग्रेटर इजराइल तो भूल जाओ और आईडीएफ का ऑक्यूपेशन भी भूल जाओ, और सीज फायर का एक हिस्सा कर दिया है कि आप आईबी से दूर चले जाएं। इस पर्टिकुलर इस हिस्से को अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं एग्री किया। उन्होंने बोला हम 10 किलोमीटर अंदर हैं लेबनान के, वो हम अभी मेंटेन करेंगे जब तक कि लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर डिजार्म ना कर दे। तो ये एक सेंसिटिव मुद्दा है जो 10 दिनों के बाद फिर से एक बार उठेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ ये डिफरेंस है दोनों के बीच में कि प्रेसिडेंट लेबनान कह रहे हैं कि आप वापस जाओ, इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे जाओ आईडीएफ को, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हम 10 किलोमीटर अंदर तो अभी बने रहेंगे क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं हुआ हिजबुल्लाह को डिजार्म करने का। आशीष,
अजताब सर, लेबनान वाला ये मैटर जो है वो मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लग रहा है कि 10 दिन का तो वक्त दिया, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ कहानी जो है वो बदलती हुई नजर आएगी। देखिए, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। इजराइल अपनी तरह से पूरी तरह से हरा हुआ है और उसके कारण भी हैं, जेन्युइन रीजन भी हैं, क्योंकि जिस तरह से इजराइल पे हिजबुल्ला जितना मजबूत हो गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो इजराइल के लिए नासूर बना हुआ है। और लेकिन साथ में इजराइल के ही नहीं, लेबनान की सिविलियन गवर्नमेंट के लिए भी हिजबुल्ला नासूर बना हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं जो नीतियां ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुई हैं, उसकी वजह से हिजबुल्ला को ये मौका दिया गया, इम्बोल्डेंड किया गया, उसको ज्यादा और एग्रेसिव बना गया, और इसलिए वहां पे अभी तक समझौता नहीं हो रहा है। जबकि वहां पे यूनाइटेड नेशंस की शांति मिशन भी है, वहां पे यूनिफिल नाम की जो इंटरनेशनल फोर्स भी है, ब्लू लाइन डिमार्क किया गया है, ब्लू हेलमेट वहां पे डिप्लॉयड है, फिर भी ये नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो सुलझ जा सकता है अगर थोड़ा सा मौका मिले और वहां की खास करके सिविलियन गवर्नमेंट, इजराइल और लेबनान दोनों मिलके बैठेंगे। जो डायरेक्ट बातचीत की बात हो रही है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ निकलेगा, सुलझेगा। जी जी बिल्कुल। और बड़ी खबर आ रही है, हॉर्मुज़ खुलने के बाद ट्रंप का बयान सामने आ रहा है। हॉर्मुज़ में सैन्य नाकाबंदी जारी है, पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी है, तो ज्यादा बिंदुओं पर सहमति बन गई है। ट्रंप का ये बयान सामने आ रहा है। यहाँ पर हॉर्मुज़ खुलने के बाद ट्रंप ने ये बयान दिया है, उन्हें लग रहा है कि हॉर्मुज़ खुल गया है, तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पूर्ण समझौते तक की नाकाबंदी जारी रहेगी। क्या कुछ कहा है, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। Yesterday, on top of it all, we achieved what everyone said was impossible, an unprecedented ceasefire between Israel and Lebanon, and that hasn't taken place in 78 years. 78 years. Our deal with Iran is not in any way tied to Lebanon, but we will make Lebanon great again. I mean, it's about... तो देखिए, यहाँ पर नाकाबंदी जारी रहेगी पूर्ण समझौते तक, हॉर्मुज़ खुल चुका है। ये बयान जो ट्रंप दे रहे हैं, बचकाना बयान ये लग रहा है साय सर, और अब तो ट्रंप भी जानते हैं कि वो जो कह रहे हैं कुछ भी सच होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, लेकिन वो इंसिस्ट करेंगे, वो अभी ईरान को तेल नहीं बेचने देंगे, दोनों तरह से। फिजिकली उनके शिप्स को सेल आउट नहीं करने देंगे, और सैंक्शंस जो उन्होंने थोड़े टेम्पररी समय के लिए ईरान के ऑयल सेल सैंक्शंस हटाए थे, उनको रीइंपोज किया हुआ है, और इसको वो कंटिन्यू करेंगे। ये उनका आखिरी तरीका है घुटने पर लाने के लिए ईरान को, कि वो इनकी अगली बैठक में सब कुछ मान जाए, माइनस न्यूक्लियर डस्ट एंड मिसाइल प्रोग्राम। गीतू जी, लेकिन अगर दूसरे दौर की वार्ता होती है मनोज जी, संभावनाएं क्या कुछ बनती हुई दिखाई दे रही हैं? तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। ट्रंप पहले ही कह चुके, उन्हें लग रहा है कि जीत के करीब है, ईरान ने ये बात मान ली है, वो बात मान ली है, ईरान अपनी अलग उसमें लगा हुआ है कि हम यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर नहीं मानने वाले हैं। तो दूसरे दौर की वार्ता कितनी पॉजिटिव हो सकती है? मुझे लग रहा है कि दूसरे दौर का जो टॉक होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा। जिस तरह से एक माहौल बन रहा है पॉजिटिव, जिस तरह से अगर ट्रंप का स्टेटमेंट आ रहा है, हालांकि देखिए थोड़ा बहुत तो लेफ्ट राइट टाइप का ही स्टेटमेंट तो आते रहेगा कि हम नाकाबंदी मेरा कंटिन्यू रहेगा, उधर वो ईरान बोलेगा कि हम जो है टैक्स लेंगे जब कोई भी जहाज जो गुजरेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे भी जो है विड्रॉवल ईरान को करना पड़ेगा। कोई टैक्स, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि टैक्स जो है इम्पोज ईरान को करने देगा अमेरिका। अगर ये अमेरिका ये करने देता है तो फिर अमेरिका का कोई जीत का कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि माहौल फिलहाल ऐसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अभी ईरान अगर लाचार होता है तभी इन शर्तों पर मानने को तैयार होगा, और उसे लगता है कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है, तभी कोई ऐसी कंडीशन सामने आ सकती है कि इस दूसरे दौर की वार्ता सफल हो पाए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ तो कुछ पलों के लिए खबरें लगातार जारी हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।